हाय। कैसे हो? वैसे मेरी आज थोड़ी तबीयत ख़राब है, बट कोई नहीं यार। अगर लाइफ में टारगेट ना हो, अगर उसको अचीव करने की पावर ना हो, तो ये सब बहाने चलते हैं। नहीं तो ये सब बहाने बस बहाने ही होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप भी इसी जोश के साथ अपने प्रिपरेशन के साथ लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसी को कंटिन्यू करते हुए इस सीरीज़ को हम एक आपके लिए आज लेकर आए हैं, फिजिक्स के ही क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, जो आते हैं एग्ज़ाम में कोस्ट गार्ड के या एयरफोर्स के एग्ज़ाम में। सो हमें मेन फोकस अभी है फिजिक्स के एग्ज़ाम पर, बट जल्दी ही करेंगे हम। बाकी जो भी क्वेश्चन होते हैं मैथ के भी, इंग्लिश का एक कंप्लीट क्लास कल लेकर आऊँगा। ठीक है, इंग्लिश का कंप्लीट क्लास एक कल रहेगा, जिससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। इंग्लिश से रिलेटेड सारे लगभग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को देरी ना करते हुए हम फिजिक्स के क्वेश्चन पर चलते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 दिया है। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास? हमें ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट चाहिए। तो अगर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 ये तो कंफर्म वैल्यू है, आपको ये पता ही होगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको हल करने के लिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया है? म्यू की वैल्यू, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक दिया है। और हमें सी की वैल्यू भी दी गई है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ ठीक है, हमें निकालना है वी की वैल्यू, यानी कि वेलोसिटी इन जो मीडियम है ग्लास है उसमें चाहिए। ठीक है, तो उसमें हमें कैसे पता करें? तो हमें आपको ये फार्मूला पता होगा, पहले भी पढ़ा होगा। एन इक्वल टू, यानी कि म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू होता है, म्यू इक्वल टू सी वाई वी होता है। तो सी की वैल्यू इतनी है 3 × 10⁸ और वी की वैल्यू हमें निकालनी है और म्यू की वैल्यू 1.5 दिया है। तो इससे कटा देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। तो ऐसे कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ और भी हम क्वेश्चन इसके साथ कवर करते हैं। ठीक है, आपको एक कन्फ्यूजन हमेशा होता होगा कि जैसे मान लेते हैं कोई पहला मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, और इसी के सापेक्ष यानी किसी के रिस्पेक्ट में हमें दूसरे का अपवर्तनांक निकालना होता है। तब हमें क्या होता है? अगर पहला मीडियम ऐसा है, यानी फर्स्ट मीडियम ये दिया है और सेकंड मीडियम ये दिया है, पहला मीडियम एंड सेकंड मीडियम का अपवर्तनांक हमें पहले के सापेक्ष दूसरे से निकालना है, यानी कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट वन इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेकंड। ठीक है, तो इसका हमें निकालने के लिए कैसे, क्या कौन सा फार्मूला होता है? μ2/μ1, यानी कि जो ये दूसरा वाला होता है वो ऊपर आता है। इस बात को हमेशा याद रखना, ये जो फार्मूला है आपको हमेशा याद होना चाहिए कि जो दूसरा वाला लास्ट में आता है वो उसके अब जो ये अपान है उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो और चीज़ें जान लेते हैं। इसी के साथ ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेरे दिमाग में एक ख्याल है डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़े थे, बट अभी भी बता देते हैं। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो मैक्सिमम होता है, सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। ठीक है, 2.42। ठीक है, 2.42 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड। ओके, सो इसके साथ एक चीज़ और दिमाग में ख्याल आया, जो अगर मान लेते हैं कोई फर्स्ट मीडियम है, N1 दिया है 1.2 दिया है और N2 दिया है 1.3, तो आप ये बता सकते हो कि इन दोनों में से प्रकाश किस में ज़्यादा तेज चलेगा? तो हमेशा याद रखना, अगर जिसकी वेलोसिटी हमें निकाल, अगर लाइट की स्पीड हमें निकालनी है किसी मीडियम में, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, यानी कि जिसमें भीड़ भाड़ कम होगी, उसमें प्रकाश क्या चलेगा? तेज चलने वाला है, उसकी वेलोसिटी हाई होगी। और इसमें क्या होगी? वेलोसिटी नीचे होगी, कम होगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आई होप। तो आप इस वीडियो को लाइक करो यार, बिकॉज इट इज़ कंपलसरी, इट इज़ कंपलसरी नहीं है, बट जस्ट लाइक अ मोटिवेशन, दिस इज मोटिवेशन फॉर मी। ओके, तो कर दो यार, क्या दिक्कत है? एक लाइक तो क्लिक करना है, जस्ट योर वन क्लिक मोटिवेट्स मी यार। ओके, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ कॉनकेव मिरर हैव 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ दिया है। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट को 7 सेंटीमीटर के प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि जो मिरर से 7 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, तो उसका इमेज का नेचर क्या होगा? अच्छा देखो, अभी मेरे पीछे आप वीडियो देखेंगे तो उसमें एक चीज़ आपको देखने को मिला होगा, मैंने कॉनकेव मिरर की सारी 6 जो कंडीशंस है वो सब बताए हुए हैं। तो इसमें एक बार फिर से उस कंडीशन को समझ लेते हैं तो अच्छा होगा। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने अगर रखेंगे हम इन्फिनिटी पर, तो इसकी जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है? फोकस पे। और इस इमेज की क्वालिटी क्या होगी? ये सब रियल होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, और ये वेरी स्मॉल साइज़ का होगा होगा ठीक है, वेरी स्मॉल साइज़ होगा फर्स्ट वाला। अगर हम वस्तु को हम बियॉन्ड सी रखते हैं, बियॉन्ड सी, तो इसका इमेज कहाँ बनता है? एफ एंड सी के बीच में बनता है। ठीक है, ये भी क्या होता है? सेम।
ये बस स्मॉल साइज़ का होता है, वेरी स्मॉल नहीं होता, स्मॉल साइज़ का। ये दोनों नीचे आ जाएंगे सेम, बस ये स्मॉल साइज़ का होगा। अगर हम वस्तु को सी पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, तो भी रियल रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन ये इक्वल साइज़ का होगा। ठीक है, इक्वल साइज़ का होगा। और ये कहाँ बनेगा, ये भी सी बनेगा, सी पर ही बनने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम वस्तु को रखते हैं एफ एंड सी के बीच में, तब क्या होगा, ये भी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और क्या होता है, ये इनलार्ज होता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। और ये भी कहाँ बनेगा, ये अब ये इधर आ जाएगा, तो ये बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही हो तो अच्छी बात है। ठीक है, बियॉन्ड सी होगा। अगर हम वस्तु को फोकस पे रख देते हैं, तब क्या होता है, ये भी रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, और वेरी लार्ज लार्ज होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा बनता है। ये कहाँ बनता है, इन्फिनिट बनता है। ठीक है, और सबसे लास्ट कंडीशन है, अगर हम जो वस्तु को उसको एफ एंड पी के बीच में रख दिया जाए, तब ये सबसे लास्ट कंडीशन है। तो कहाँ पर बनेगा, इसका इमेज क्या होता है, वर्चुअल होता है, वर्चुअल, और सीधा होता है, इरेक्ट होता है, और साइज में क्या होगा, एनलार्ज होगा। ठीक है, ये सबसे यूनिक कंडीशन है, और ये कहाँ बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। ठीक है, बिहाइंड मिरर। ठीक है, आपको ये बातें इतनी चीज़ याद है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इन्फिनिटिव फोकस बियॉन्ड सी, एफ एंड सी, सी सी, एफ एंड सी, बियॉन्ड सी। कुछ बातें से मैं, अगर देखो यहाँ पर अनंत है तो यहाँ पर भी अनंत आ रहा है, और फोकस इधर है, तो ये चीज़ आप रिलेट करके याद कर सकते हो। तो एफ एंड पी के बीच में रखा गया है, तो वर्चुअल, इरेक्ट यानी कि सीधा होता है, और एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यही क्वेश्चन था हमारा। ऐसा लेंस है, ये दर्पण है। ठीक है, दर्पण का ये हमारा 15 सेंटीमीटर यहाँ पर है फोकस, तो 7 सेंटीमीटर के बीच में रखा गया, यानी कि इसके बीच में, एफ एंड पी के बीच में, एफ एंड पी के बीच में क्या बनता है, इसके पीछे इमेज बनता है, और कैसे होता है, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। ठीक है, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। ओके, तो हम प्लेन मिरर बना लेते हैं पहले तो। दिस इज अ प्लेन मिरर। ओके, तो अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है, तो ये जितना डिस्टेंस पर ये बाहर दिखाई देता है, उतना डिस्टेंस पर ये वर्चुअल इमेज अंदर बनता है। ठीक है, अगर ये 0.25 है, तो इधर भी क्या होगा, 0.25 ही होगा। और इन दोनों को हम ऐड कर देते, हमें पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, दोनों को जोड़ दो, 0.50। ठीक है, तो सी इज अ करेक्ट आंसर, सी इज अ चाचा जी। ठीक है, इस बार चुड़ैल पांडे जी नहीं, चाचा जी सही है ना। ओके, तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कैसा क्या होगा, 0.50 मीटर। ठीक है, और इसका हमेशा इमेज किस टाइप का बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, और हमेशा सीधा होता है, और सेम साइज़ का होता है, हमेशा हमेशा सेम साइज़ का बनता है, किस में, प्लेन मिरर में। ठीक है, याद रहेगा, वर्चुअल इमेज होता है, इरेक्ट इरेक्ट नहीं, सॉरी, इन्वर्टेड होता है, और कैसा होता है, इन्वर्टेड नहीं, इरेक्ट होता है, सॉरी, हमेशा सीधा इमेज बनता है। ठीक है, इरेक्ट होता है, और कैसा होगा, सेम साइज़ का होगा, याद रहेगा, वर्चुअल, इरेक्ट एंड सेम साइज़ का। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन सी चाचा जी सही हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, दिस इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो कह रहा है कि इन अ कॉन्केव मिरर एंड इरेक्ट, इरेक्ट यानी कि सीधा, एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म। अभी मैंने जस्ट पीछे वाला कंडीशन को एक बार देखते हैं, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, कौन सा कंडीशन बनता है, पी एंड, यानी कि फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, तब बनता है, कहाँ इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर। आप क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्लियर हो गया होगा, कहाँ पर रखा होगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में कहाँ पर इमेज बनता है हमेशा, जब वर्चुअल और इरेक्ट कब बनता है, जब वस्तु को हम पी यानी कि पोल और फोकस के बीच रख दे, दैट दैट इज द आंसर। ओके, सो बातें समझ में आ रही है आपको, आई होप। ठीक है, सो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अ वेरी सिंपल, ये क्या है, ये तो टट्टी है, सॉरी, बट आसान है। ठीक है, मेरा मेन मोटिव क्या था, आसान है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म, ठीक है, विथ डेविएट लिस्ट, कौन सबसे कम भटकने वाला है। ठीक है, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वही तो कम भटकेगा, और ज़्यादा पावर किसके पास होती है, यानी कि रेड, रेड इज पावरफुल लाइट। ठीक है, ये पावरफुल होता है, इसीलिए क्या होता है, लेस डिवेटेड होता है। बट एक बार प्रिज्म बना लेते हैं थोड़ा सा, दिस इज प्रिज्म, काला प्रिज्म है, काला प्रिज्म होता है, चलो कोई नहीं, ये वाइट लाइट है, इसके अंदर गई, ये 7 कलर में क्या होगी, डिस्पर्स हो जाएगी, टूट जाएगी। कितना कलर होगा, वी आई बी जी वाई ओ, एक और आर, रेड।
तो रेड क्या होता है, सबसे कम यानी कि इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन सबसे कम डेविएशन किसका हुआ, रेड का हुआ। सबसे हाईली डेविएटेड कौन सा हुआ, वायलेट। तो रेड क्या होगा, सबसे कम डेविएटेड होगा, और जो वायलेट होगा वो सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद, और इस पूरी फिनोमेना को क्या कहता है, डिस्पर्सन कहा जाता है, ठीक है। डिस्पर्सन वर्ड पीछे पर, डिस्पर्सन भी याद ऐसा ही हुआ, ठीक है। डिस्पर्सन वर्ड पीछे पर, यानी कि प्रकाश को तोड़ देना, यानी कि 7 कलरों में उसको स्कैटर कर लेना, खत्म कर देना, ठीक है। और इस पूरे जो ये सिस्टम बना हुआ है ना, इसी को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। लाइट का स्पेक्ट्रम। आई होप बातें मेरी समझ में आ रही हैं, तभी आप इस वीडियो के यहाँ तक बने हुए हैं। तो अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को के साथ भी शेयर कर दो, जिससे वो भी कुछ सीख पाए, ओके। तो चलते हैं इसके साथ और क्वेश्चन करते हैं, तो यह बातें आपको समझ में आएगी। चलते हैं इसके साथ और इसके साथ एक चीज़ और याद आया, स्कैटरिंग समझते हो, प्रकीर्णन, स्कैटर होना, SCATT, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्कैटर, स्कैटरिंग क्या होता है, जैसे हमारा आसमान ब्लू दिखाई देता है, ब्लू क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण। और जैसे सन डूबते समय रेड कलर का दिखाई देता है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है। स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अच्छा, जो रेड सिग्नल्स होते हैं, सिग्नल रुकने के लिए, सॉरी क्या लिखे, सिग्नल, सिग्नल, तो रुकने के लिए रेड लाइट का यूज क्यों किया जाता है, बिकॉज हाई वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, हाईएस्ट वेवलेंथ होता है, ठीक है। हाईएस्ट लैम्डा की वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। इसीलिए रेड कलर को यूज किया जाता है इन अ सिग्नल, ओके। क्योंकि खतरा वाली चीज़ें रेड कलर की दिखाई देती है, क्योंकि दूर से दिखाई देती है ये सब चीज़ें, ठीक है। एक चीज़ और जान लेते हैं इसके साथ, तो आपको ये बातें, ये फिनोमिना किस वजह से होता है, ये 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 रेड इस रेड सन क्यों होता है ऐसा, दिस इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से आसमान ब्लू दिखाई देता है, और जो गहरा पानी होता है वो हरा क्यों दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग, प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद आ रही होगी जो आपने पहले भूल गए थे, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट, उसके साथ और चीज़ जान लेते हैं। जो रेनबो आपने देखा होगा, रेनबो जो बारिश के दिनों में बनता है, यानी कि इंद्रधनुष, ये ऐसा धनुष है, इस धनुष को कोई यूज ही नहीं कर सकता, ठीक है। फालतू का धनुष है ये धनुष बो, ओके। तो चलो फालतू का है, बट मेरे काम की चीज़ यहाँ पर क्या है, ये बनता कैसे है, ठीक है। तो इसके जो बनने का फॉर्मेशन है, उसके पीछे कौन कौन से फिनोमिना काम करते हैं, कौन कौन से रीजन जिम्मेदार हैं। तो फर्स्ट रीजन है रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन यहाँ पर जिम्मेदार है। और क्या चीज़ है, डिस्पर्सन, डिस्पर्सन अभी हमने पढ़ा, लाइट को 7 रंगों में बांट देना, डिस्पर्सन, ठीक है। और किसे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 3 चीज़ें जिम्मेदार होती है किसके फॉर्मेशन के लिए, द फॉर्मेशन ऑफ इंद्रधनुष, ओके। तो ये तीन चीज़ें जिम्मेदार होती है। तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, ये कब बनता है हमेशा याद रखना। ये बनेगा कब, अगर सूरज इधर होगा तो इंद्रधनुष इधर बनेगा, अगर सूरज इधर होगा तो इंद्रधनुष हमेशा इधर बनता है, अगर सूरज इधर है तो इंद्र हमेशा सूरज के सामने ही बनेगा, ठीक है। इधर उधर नहीं, सूरज के पीछे नहीं बन सकता, ठीक है। तो आपको चीज़ें याद होनी चाहिए इंद्रधनुष के बारे में भी। हाँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पहले मैंने बताया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके फिजिक्स के लिए, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या होते हैं जान लेते हैं इसी के साथ यहाँ पर ही। तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होते हैं वो किस पर काम करते हैं, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR, टिर सॉरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करते हैं, ओके। और एक चीज़ और होता है एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी का काम क्या होता है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी और मिराज, मिराज, मिराज 2000 की बात नहीं कर रहा हूँ, फाइटर प्लेन नहीं है, दिस इज अ फिनोमिना, दिस इज अ सिचुएशन कंडीशन, ओके। तो इंडोस्कोपी में भी क्या होता है, टोटल इंटर, मिराज में भी टोटल इंटर, मिराज मरीचिका, जैसे दूर तक आप देख लगेगा कि आगे पानी है, तो कंडीशन को मिराज कहा जाता है या मरीचिका कहा जाता है। एंडोस्कोपी क्या होता है, हमारे जो इंटरनल आर्गन की जांच करने के लिए किया जाता है, तो उसमें सारी में किस चीज़ का फिनोमिना काम कर रहा है, दिस इज फिनोमिना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो याद रखो यार, ये सब चीज़ें आसान है। हाँ, एक चीज़ और है, पेरिस्कोप का भी नाम याद आ गया, पेरिस्कोप, ये कहाँ यूज होता है, सबमरीन्स में, ठीक है। सबमरीन का नाम सुना होगा तो पनडुब्बी, ठीक है। ये इसमें कौन सा फिनोमेना काम करता है, रिफ्लेक्शन काम करता है, FAL, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतना चीज़ें आप जान गए हैं, तो आई होप इतना चीज़ें आपको याद भी रहे जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर ना कर पाओ, ठीक है। वैसे करने वाला हूँ इस बार, बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज हम साथ पढ़ते हैं यार, ठीक है।
तो चलो आगे क्वेश्चन पर देखते हैं। तो इतना चीज़ आप याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये तो ब्लैक में आ गया, चलो अच्छी बात है। देखो कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंज इन सिंपल पेंडुलम विल लीड टू इंक्रीज इट्स टाइम पीरियड। अच्छा, तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा कंडीशन चेंज, किसमें ऐसा चेंज किया जाए जिसके कारण क्या होगा, वो उसका टाइम पीरियड ही चेंज किया, इंक्रीज हो जाए। तो हम इंक्रीज किसे कर, पहले सबसे पहले इसके लिए हम जान लेते हैं कुछ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, टू टी, टी मतलब टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। सो दिस इज अ फार्मूला ऑफ सिंपल पेंडुलम, ओके। सो पेंडुलम जब ऐसा होगा, अब देखो यहाँ पर जो टाइम पीरियड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एल के। यानी कि अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वो टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। जो पेंडुलम होता है ना ऐसे अप डाउन, ये बॉब लगता हो, अप डाउन इधर उधर घूमता है, ये सब चीज़ें। तो ये क्या करता है, इसका हम लेंथ को, ये जो तार की लंबाई को हम बढ़ा दें, तब क्या होगा, इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही कर रहा था। तो इसका इंक्रीज ऑफ द लेंथ, हाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और एम्पलीट्यूड, इंक्रीज द एम्पलीट्यूड नहीं होगा। बॉब ऑफ मास ये भी नहीं होता, ये भी, हाँ ये मास से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। जो टाइम पीरियड होता है, वो जो टाइम पीरियड है ये मास से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि इधर हम कितना भी भारी लटका दें, अगर इसकी लंबाई को हम चेंज नहीं करते तो क्या होगा, उसका टाइम पीरियड विल बी सेम, ओके। ऐसी चीज़ें होती है। तो ये मास से हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसके साथ साथ और चीज़ जान लेते हैं। अगर हम बात करें एक ये कंडीशन, एक बॉब यहाँ पर लटका हुआ है ये, ठीक है, इसकी लेंथ जो भी है कुछ भी है, ठीक है, ये एल लंबाई का है, ये एम मास का है। तो अगर इस हम पूरी फिनोमिना को एक बार अर्थ पर करते हैं तो टाइम पीरियड टी आता है, ठीक है। अगर इसी को हम जाकर मून पर करेंगे तो टाइम पीरियड में बड़ी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा या घट जाएगा, आप ये बताओगे क्या होगा। देखो टाइम पीरियड कैसे बढ़ता है, ये जी पर भी डिपेंड करता है। तो मून पर जाएंगे तो जी ग्रेविटी क्या है, वहाँ पर कम है, पृथ्वी की तुलना में कितना है, जी/6 है। यानी कि 6 गुना कम है वहाँ पर। जब 6 गुना कम है यानी कि जी के मान में क्या होगा, कमी आएगी। और जब ये डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, इनक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो अगर हम मून पर जाकर इसको लटकाते हैं, झुलाते हैं, तब क्या होगा, वो उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आई होप बातें समझ में आ रही है। और इसी तरह से हम कहें अगर सन पर ले जाकर करते हैं, सन, वैसे सन पर जा नहीं सकते, बट मान लो कभी चले गए, ऐसा कुछ कंडीशन हमने बना भी लिया कि चलो चलकर एक बार झूला झूलते हैं वहाँ पर, तो क्या होगा सन पर, सन पर तो इसका ग्रेविटी क्या है, जी की, जी की वैल्यू क्या है वहाँ पर ज़्यादा है। अगर इसकी जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर हम कहते जी की वैल्यू को जीरो कर दें, जहाँ पर कोई जी ऐसे स्पेस में जाकर झुलाते हैं, तब क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो, और 0/1, 1/0 साफ करते हैं एक बार। अगर स्पेस में हम ले जाकर करते हैं 2 पाई अंडर रूट एल/जी है, ठीक है। अगर जी की वैल्यू हमने जीरो कर दिया तो पूरा जीरो, और 1/0 यानी कोई भी संख्या बटा हम जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। यानी कि टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चीज़ें याद रहेगी, इतने सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक चीज़ फिर कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द योर प्रिपरेशन, ओके। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ओ सॉरी सॉरी, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज स्विंगिंग यानी कि झूला झूल रहा है, ऑन द स्विंग, झूला अनसीटिंग पोजीशन। स्टार्टिंग में वो बैठा था, अब क्या होगा, पगला कर खड़ा हो गया बेचारा, उसको मन किया खड़ा होने का, बेचारा खड़ा भी हो गया ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड में क्या चेंजेस आएंगे। अच्छा यहाँ लड़का कुछ ऐसा होगा, यहाँ पर बैठा होगा, अब जैसे ही उसने खड़ा हो गया, स्टार्टिंग में बैठा होगा, तो जो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा उस झूले का, कहीं नीचे होगा। अब जैसे ही ऊपर खड़ा हो गया तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये अब यहाँ पर हो गया। तो स्टार्टिंग में उसकी लंबाई क्या थी, इसके बीच में थी, यानी कि नीचे से ऊपर थी, यानी कि लंबाई ज़्यादा था। अब उसकी लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। जब उसकी लंबाई कम होगी तो वह भी फार्मूला हमने पढ़ा ना, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल/जी हमने पढ़ा, ठीक है। तो जब जी बढ़ा तो लेंथ की वैल्यू कम हो गई। जब लेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर ये कम तो ये भी कम। तो ऑप्शन कौन सा है, और डिक्रीजेज यानी कि खत्म, मतलब उसका स्पीड, वो टाइम पीरियड उसका कम हो जाएगा, ठीक है। ये अप डाउन कम हो जाएगा और छोटा छोटा करेगा, ठीक है। तो चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो ये किस कारण हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसका जो सेंटर ऑफ मास था वो शिफ्ट हो गया थोड़ा सा ऊपर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो खड़ा हो गया था, ठीक है। जब खड़ा हो जाएगा तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो गया, और ऊपर शिफ्ट हो गया तो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ है वो कम हो गई, और इफेक्टिव लेंथ कम हो गई तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होता है, एक सेंटर ऑफ मास होता है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। इसमें अंतर क्या होता है, ये भी चीज़ें जान ही लेते हैं। एक सेंटर ऑफ मास होता है और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। दोनों में अंतर क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये
कोई भी वस्तु का मास है वो उसके बीच में हो सकता है, कहीं भी होगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, हमेशा उसके नीचे पॉइंट पर होता है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी क्या कर रही है, नीचे उसको खींच रही है। जब उसको नीचे खींचेगी तो क्या होगा, वो उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे कहीं भी हो सकता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के कारण जो सेंटर बना किसी भी बॉडी पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। अगर हम कोई ये चीज़ें बना किस कारण से बना, दिस इज मास। और मास के बारे में एक चीज़ फैक्ट है कि मास इज इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी हर कंडीशन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि मास कभी चेंज ही नहीं होता, ये अनचेंज है, कांस्टेंट रहता है हमेशा मास, ठीक है, कांस्टेंट है। क्या चीज़, मास। वेट क्या होता है, चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज होगी तो वेट भी चेंज होगा, ठीक है। तो मास इज कांस्टेंट एंड जी और वेट इज इट इट कैन बी चेंज, ओके। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन, इतना बातें समझ में आई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो मैंने कर लिया, ये वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टेंट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, एस एच एम का ग्राफ आपने देखा होगा, एस एच एम का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, अप एंड डाउन, ठीक है। तो देखो यार, ये चीज़ें, ये क्या होती है, एम्पलीट्यूड होता है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है, ये भी एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, कभी भी चेंज ही नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है हमेशा, ठीक है, ये कांस्टेंट है। सी मतलब कांस्टेंट। टाइम पीरियड, अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट होगा। फिर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी अगर ये अप डाउन, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में कितनी बार वाइब्रेट किया, वही फ्रीक्वेंसी होती है, तो वो भी क्या होगा, अनचेंज होगा। तो ये भी क्या होगा, कांस्टेंट है। चेंज क्या होगा, जब सारे कांस्टेंट है तो चेंज किस में आएगा, वेलोसिटी में, ठीक है, क्योंकि स्पीड कम अप डाउन होता रहता है, ये ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो इसकी अप डाउन में स्पीड, इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज ए करेक्ट आंसर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, एसएचएम। एसएचएम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ओके। सो प्लीज़ इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। वैसे देखो, मैं ये सब क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट बताए हुए बता रहा हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले से ही अंडरवियर पहन कर आए हैं। मैं यहाँ पर आपको कोट पहनना सिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले से आप पहन कर आओ यार, ठीक है। मतलब आप पहले से कॉन्सेप्ट सीख कर आए हो, तभी भी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं कोट पहना रहा हूँ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें नहीं पहनाता। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज मेजर्ड इन द यूनिट ऑफ। अच्छा, एम्पलीट्यूड क्या होती है, एम्पलीट्यूड मतलब क्या कहते हैं, ऊंचाई होती है, हाइट होती है। हाइट को किस में मापा जाता है, मीटर में। तो देखते हैं मीटर किसे, प्रेशर को मीटर में मापा जाता है, नहीं। डिस्टेंस, हाँ ये सही होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। टाइम, ये सब कुछ नहीं होगा। तो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि कितने एकांक क्षेत्रफल में लगाए गए फोर्स को हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, ठीक है। प्रेशर, प्रेशर का आप उसका डिमेंशन बताओगे, बीमा क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो मुझे भी मज़ा दिला दो थोड़ा सा, किस टाइप का मज़ा, लाइक करके, ठीक है। सो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेव्स हैविंग एन इंटेंसिटी रेशियो, यानी कि 6:9 का इंटेंसिटी रेशियो, इंटरफेरेंस यानी कि व्यतिकरण हो रहा है उसका, देन विल बी द मैक्सिमम, उसका रेशियो इंटेंसिटी का मैक्सिमम और मिनिमम रेशियो निकालना है। तो याद रखना है एक क्वेश्चन, ये फार्मूला याद रखना। मैक्सिमम क्या होता है, अगर मैक्सिमम निकालना है तो अंडर रूट क्या होगा, I1 का, ऐसा रुक जाओ, इसको एक नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तब हो जाएगा। आई मैक्स यानी कि इंटेंसिटी मैक्सिमम क्या होता है, अंडर रूट I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमम क्या होगा इसी के साथ, आई मिनिमम क्या होगा, इसी को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2, ठीक है, का स्क्वायर। तो जब ये हो जाएगा तो I1 कितना दिया है, I1 की वैल्यू एक बार देख लेते हैं। I1 16 दिया है, I2 ये दिया है, तो 16 का अंडर रूट कितना होगा, 4 होगा, 4। और 3 का अंडर रूट कितना होगा, 9 का अंडर रूट कितना होगा, 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर। और अपान इसका क्या होगा, 4 होगा, और इसका क्या होगा, -3, तो इसका भी स्क्वायर। तो इसका कितना ऊपर 7 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, 49 और अपान इसका क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 49/1 हो जाएगा आंसर। तो कौन सा आंसर सही है, दैट इज बी, बी फॉर बाबा जी। ठीक है, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। तो बी फॉर क्या है, सही हो जाएगा, यानी कि 49:1 इज अ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बार देखने को मिला होगा। ये क्वेश्चन क्या है वैसे, ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हाँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बारे में जान ही लेते हैं। देखो, सबसे कम वेवलेंथ किसका होगा, गामा, गामा रे की सबसे वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है। अगर वेवलेंथ कम तो क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा है,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होती है। और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेडियो, रेडियो की नहीं, रेडियो वेव की। ठीक है, गामा रे है, रेडियो वेव है। ठीक है, ये सब गामा रे क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि इसकी लाइट, इसकी स्पीड कितनी होगी, लाइट की स्पीड के बराबर, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसकी जो क्या कहते हैं, इसकी स्पीड इसके बराबर होती है। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। और गामा की पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि भेदन क्षमता इज मैक्सिमम, जो पेनेट्रेट करेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होता है। ठीक है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और रेडियो की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। लैम्डा की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है किसकी, रेडियो की सबसे ज़्यादा और गामा की सबसे कम। तो ये दोनों आपको ऑप्शन याद होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको याद आ रही होगी और याद भी होगी। ठीक है, तो चलते हैं एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। अल्ट्रावायलेट रे, हाँ अल्ट्रावायलेट क्या रे क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, EM वेव है, मतलब रे है। ठीक है, ये भी क्या है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसका होगा, इसका होगा। ठीक है, इंफ्रारेड कहाँ यूज़ किया जाता है, जो हमारे टीवी के रिमोट होते हैं ना, तो उसमें किसमें किसका यूज़ किया जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, टीवी के रिमोट्स में इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इतना चीज़ें, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन, रेडियो इज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अभी हमने पीछे पढ़ लिया, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये एक न्यूमेरिकल आ गया, एंड न्यूमेरिकल हालत ख़राब करते, बट हालत ख़राब नहीं होगी अगर आपको फार्मूला पता है, तो ये चीज़ें आसान होती है यार। ठीक है, तो हमें क्या पूछ रहा है, ए बॉडी ऑफ मास 1 kg, यानी कि m की वैल्यू दिया है 1, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि SHM कर रही है, अप डाउन कर रही है, एंड डिस्प्लेसमेंट इसका क्या है, y है, वो भी सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, ध्यान देना, सेंटीमीटर, हालत ख़राब करेगा। एट द टाइम t, यानी कि टी टाइम गिवन बाई, यानी कि अगर टी टाइम इसको दिया था तो हमें इक्वेशन दिया गया कि इक्वेशन क्या है, y = 6 sin 100 ओमेगा 100t + π/4। ठीक है, इतना दिया है। तो आपको इसका एक जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, y = y0 sin ओमेगा टी टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये 100 के साथ दिया है, ओमेगा की वैल्यू दिया है, और ये y0 क्या है, एक एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड मतलब ए की वैल्यू दिया है। ठीक है, एम्पलीट्यूड होता है y0। ठीक है, और ये क्या है, 5 फेज डिफरेंस है, π/4 दिया है, ये फेज डिफरेंस है, ये क्या है, ओमेगा की वैल्यू है, ये 6 क्या है, एम्पलीट्यूड है। अब हमें क्या चीज़ें पता करनी है, हमें इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पता करनी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फार्मूला क्या है, एक बार देखते हैं फार्मूला। फार्मूला इस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है एक SHM के लिए, क्या होता है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर, एंड क्या होता है, ए स्क्वायर। ए मतलब एम्पलीट्यूड, वही ऊंचाई। तो इसका हम वैल्यू रखते हैं 1/2, एम की वैल्यू कितना थी 1, ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा 100 ओमेगा दिया था, तो वो सेकंड में होगा। हाँ, तो एक चीज़ आपको ये करनी पड़ेगी, जो ये तुम्हारा 6 दिया है ना एम्पलीट्यूड, ये सेंटीमीटर में देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, सेंटीमीटर में। जब सेंटीमीटर में होगा तो इसको मीटर में SI में चेंज करना पड़ेगा। तो 1/2, मास की वैल्यू 1 हमने लिख लिया, ओमेगा की वैल्यू क्या होगा, 100। ठीक है, 100, एक बार सही से फार्मूला देख, सही फार्मूला आई होप। ठीक है, तो 100 भी क्या होगा, एक इसका स्क्वायर करते हैं। ये कितना दिया है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितना दिया है, देखो ये कितना दिया है, 6 दिया था ना, 6 अगर देगा तो क्या होगा, 6 क्या है, सेंटीमीटर, इसको जब हम चेंज करेंगे तो कितना होगा, 0.06 होगा। तो 0.06 का हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, जब इसको हम करेंगे, इसको पूरा जब हल करेंगे तो कितना होगा, इसका आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, इसको जब कर देंगे तो कितना होगा, 6 × 10 की पावर हम कितना लिख सकते हैं इसको, माइनस 204 -4। ठीक है, तो 40 से 40 कैंसिल। ठीक है, अगर 1/2 है तो 1/2 का 3, नहीं 36 होगा ना, सॉरी, तो कितना होगा, 18, 18 आंसर आएगा। ये 36 होगा नहीं, 6 है तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, 36 का जब हम 2 से कटा देंगे तो 18 आंसर आएगा। तो देखते हैं ऑप्शन सही कौन से, किधर गया, अरे किधर गया। सो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, और बाकी सब नहीं है, बी इज़ अ करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं। देखो यार, जब भी ऐसा एक मिल जाए कोई भी क्वेश्चन जिसमें ऑल ऑफ एबव है, सो बी हैप्पी, खुश रहो, खुश हो जाओ, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा चांस होता है कि सही हो जाए। ठीक है, तो हम इसको डी को ही सही माने। ठीक है, आप पढ़ लेते हैं एक बार, द फॉर द फोर्स्ड ऑक्सीलेशन, यानी कि बल लगाकर उसको दोलन कराया जा रहा है, फॉर SHM सिंपल पेंडुलम को। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम एट द रेजोनेंस डिफरेंस, देखो रेजोनेंशियल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, रेजोनेंशियल कंडीशन। ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, यानी कि इस पर भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है रेजोनेंशियल कंडीशन में,
एम्पलीट्यूड पर डिपेंड कैसे करेगा? देखो ये फोर्स कर रहा है यानी कि इसको ढकेल रहा है, जब भी ढकेलेगा तो उसका एम्पलीट्यूड इस पर तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो एंगल के अनुसार उसकी जो ये अप एंड डाउन फ्रीक्वेंट हो रहा है, बार बार अप एंड डाउन करेगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो क्या होगा ये? वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ये भी है डंपिंग फोर्स। फोर्स क्या है? वही ढकेले वाला फोर्स, ठीक है। ये भी ढकेले, तो सारा चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? डी से दादाजी। वैसे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा चाहे सुना होगा। तो दो टाइप का सुना होता है, एक सुना सुना जो कभी सुना ही नहीं है, एक सुना सुना जो कभी कभी थोड़ा थोड़ा कभी सुना है, ठीक है। तो सुना सुना है या सुना सुना, ये सुना सुना होगा, सबके लिए अलग अलग कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। द डॉपलर शिफ्ट इन फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड ऑन। अच्छा, किस पर डिपेंड नहीं करता? तो अगर आपने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा होगा, पहले मैंने क्या बताया आपको, कोट पहनाना सिखा रहा हूँ, तो आपको कॉन्सेप्ट पहले से ही पता होने चाहिए, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आई होप आप 12th पास आउट हुए हो, 10th पास आउट हुए, तो ये सब चीज़ें आपको पता हो जानी चाहिए, ठीक है। नहीं पता है तो कोस्ट गार्ड के बाद हम बहुत सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लासेस करेंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बाकी बहुत चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पर साथ साथ, ठीक है। तो आप देखते हैं स्पीड ऑफ सोर्स, यानी कि सोर्स के स्पीड पर डिपेंड करता है। हाँ, जैसे डॉपलर इफेक्ट कब हमें दिखाया था, जैसे आपने अगर ट्रेन को पास होते आपने देखा होगा, तो जब ट्रेन दूर होती है तो उसकी जो, अगर ट्रेन दूर होगी, ये ट्रेन दूर है, ठीक है। अगर जैसे जैसे नज़दीक अप्रोच करेगी आपको, तो क्या होगा, उसकी जो आवाज़ है उसकी चेंज होते जाएगी, जो हार्न बजाती हुई आएगी, स्टार्टिंग में क्या होगा कुछ दूसरा होगा, जैसे जैसे नज़दीक आए तो उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। तो ये चेंज, इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। और डॉपलर सिर्फ फ्रीक्वेंसी डज यानी फ्रीक्वेंसी किसी पर डिपेंड नहीं करती, तो स्पीड ऑफ सोर्स पर डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, यानी कि जो ऑब्जर्वर यानी कि जो सुन रहा है इसको, ठीक है, जो ट्रेन की आवाज़ को सुन रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा होता तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी कुछ दूसरी होती, लेकिन अगर रुका होगा तो उसके लिए कुछ दूसरी होती, यानी कि डिपेंड करेगी कि नहीं ऑब्जर्वर की स्पीड पर, हाँ करेगी, ठीक है। अब अगला कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एमिटर। हाँ भाई, ये तो पक्का ही करेगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो वेव जनरेट होगी, आवाज़ आएगी, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा सब चीज़ें? तो इस पर भी करता है डिपेंड। किस चीज़ पर नहीं करता? डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड, ये नहीं करता। तो हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सो आई होप ये चीज़ें आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इस ऑप्शन को याद रख लीजिए। और बाकी इसके अलावा कोई चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। ये तीन चीज़ पर ही डिपेंड करते हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इन डॉपलर शिफ्ट, ठीक है। फ्रिक्वेंसी किस पर डिपेंड नहीं करेगा, बस इस चीज़ पर, और इन तीनों चीज़ पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में कंठस्थ कर लेना है शुद्ध हिंदी में, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अरे ये क्या है? ये तो बहुत आसान है। ये क्या है? देखो, सो क्वेश्चन इज दिस, साउंड वेव आर ट्रांसमिटेड टू द लॉन्ग डिस्टेंस। अच्छा, नॉट नॉट सॉरी, दूर तक नहीं भेजा किसको, साउंड वेव को क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्योंकि दे आर ऑब्जर्व इन एटमॉस्फेयर। अच्छा, दे आर कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये तो बातें सही है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, द हाइट ऑफ एंटीना रिक्वायर, ये हाइट कहाँ से बाहर में चाहिए? वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज़ वेरी लेस। नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं। तो दो ऑप्शन पहले से एलिमिनेट हो गए, ये से हो ही नहीं सकते ना। आप ज़रा सा सोचो कि हाइट ऑफ एंटीना, वो बस पूछ रहा है नॉर्मल कंडीशन, इसमें एंटीना की हाइट कहाँ से आ गई, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये लेस नहीं होता यार, हमसे तो तेज़ी चलता है वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा ही होती है हमसे, ठीक है। तो इसको स्लो नहीं कर सकते, उस कारण से ये ट्रांसमिट नहीं किया जाता स्लो की स्पीड से नहीं। अगर ट्रांसमिट इस कारण से नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्यों नहीं भेजा सकता? क्योंकि जो उसकी फ्रिक्वेंसी है अप डाउन करके चलता है ना वो साउंड, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ता है आगे, ठीक है। तो जब ये बढ़ता है तो क्या होता है, जो इसकी एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, यानी कि क्या होगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। और इसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, नहीं इसकी इसका कोई तुक नहीं बनता कि उसकी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है इसीलिए वो ज़्यादा होता नहीं, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है तो उसको जाना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये ऑप्शन सही, डी बी ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, साउंड वेव किस टाइप का वेव है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, लॉन्गी। हाँ, एक चीज़ और जान लेते हैं, साउंड वेव क्या है? लॉन्गिट्यूडनल है। और ये क्या है? जो लाइट वेव होती है, ट्रांसफर वेव होती है, दो टाइप की वेव होती है, ट्रांसफर्स, दो टाइप की, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, एक ट्रांसफर वेव होती है। इसकी स्पीड क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और ट्रांसफर वेव क्या होता है? लाइट की स्पीड से सब चलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, कोई भी लाइट का पोलराइजेशन क्यों नहीं हो सकता, सॉरी, साउंड वेव का सॉरी, साउंड वेव का पोलराइजेशन क्यों नहीं किया जाता? पोलराइज क्या क्या होता है? एक साइड में सारी चीज़ों को कर लेना। पोलराइज ग्लास होते हैं। पोलराइज ग्लास क्यों होता है? क्योंकि जो अगर रात, चलो इसको पहले समझ लेते हैं। जो साउंड वेव होता है उसका पोलराइजेशन क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का कभी भी पोलराइजेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। पोलराइजेशन क्या होता है? ध्रुवीकरण, ठीक है।
ध्रुवीकरण इसका नहीं किया जा, क्यों नहीं किया जा? ये तो पोलराइजेशन को समझते हैं। जैसे हम, ये कोई आदमी है, ये आँख है, ठीक है। अगर इसको अलग अलग डायरेक्शन से लाइट आएगी तो क्या होगा, ये किसी को समझ नहीं पाएगा अच्छे से कि तरह से लाइट आई, सब दिक्कत होगी इसको देखने में। लेकिन पोलराइज ग्लास लगाने से क्या होता है, जो सारी लाइटें एक अलग अलग डायरेक्शन से आ रही थी उसको क्या कर देता है, एक डायरेक्शन में सारे को शिफ्ट कर देता है, यानी सब एक जगह उसकी एक आँख पर एक ही डायरेक्शन से पड़ेगी। तब क्या होगा, वो अच्छे से देख पाता है। इसीलिए रात को जब ड्राइविंग करते समय आपको पोलराइज ग्लास यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बिना आप चश्मे के अगर ड्राइविंग किए होंगे तो आपको परेशानी रात को पता होगी, क्या क्या परेशानियाँ आती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, पोलराइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा, बहुत नहीं बट कुछ अच्छा तो ज़रूर लगा होगा और बहुत चीज़ आपने सीखी होगी, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और अपने दोस्तों का शेयर करो, बिकॉज हम साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बाकी कहीं से भी आप पढ़ सकते हो, बट अगर मेरे चैनल पर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो सो लाइक करो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो आई होप आप इस बार एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे, ठीक है। सो बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग यार। सो